ज़्यादातर लोगों के लिए पेटीएम का नाम जाना पहचाना है। हालांकि कंपनी जो लिस्ट हुई है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशंस, लेकिन आमतौर पर बोलचाल की भाषा में पेटीएम के नाम से आप जानते हैं। 2000 में शुरुआत हुई थी कंपनी की। देश की दिग्गज डिजिटल इकोसिस्टम कंपनी है और भारत में सबसे बड़ा पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाने की क्रेडिट जाती है इस कंपनी को। 34 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक हैं, 2 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा ऐसे कारोबारी है जिन्हें कंपनी पेमेंट, कॉमर्स, क्लाउड और फाइनेंशियल सर्विसेज देने का काम करती है। और कैशलेस पेमेंट के लिए 2009 में पहला डिजिटल मोबाइल प्लेटफॉर्म भी पेटीएम ऐप लॉन्च किया था। इशू की जानकारी आपको दे दूं, जो इशू प्राइस थी वो थी 2150 की और इशू लगभग 2 गुना भरा था, लगभग 2.25 गुना QIB कैटेगरी में। नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में लगभग 1/4% और 1.5 गुना भरा था रिटेल कैटेगरी में। 18,300 करोड़ का इशू और आज लिस्टिंग हुई 9% डिस्काउंट पर 1950 के आसपास और फिलहाल लगभग 20% नीचे ट्रेड करता हुआ। आइए स्वागत करते हैं, हमारे साथ पेटीएम के MD और CEO विजय शेखर शर्मा साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उनका परिचय आपको दे दूं, वैसे तो आप सब लोग जानते पहचानते हैं। कंपनी के फाउंडर हैं। इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड सारे ज़्यादातर कामकाज आपके हाथ में है। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से विजय शेखर शर्मा साहब ने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है और पेटीएम को जिस लेवल पर लाएं, ढेर सारे अवार्ड्स वो जीत चुके हैं। शर्मा साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए। देश का सबसे बड़ा IPO लाने की क्रेडिट आपको जाती है, लेकिन इसके साथ ही आज लिस्टिंग बड़ी निराशाजनक हुई है। इशू प्राइस के नीचे लिस्ट हुआ और उसके बाद भी रुकता और थमता नजर नहीं आ रहा है। क्या आप थोड़े निराश हैं इस लिस्टिंग से, क्योंकि जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया उनके चेहरे थोड़े उतरे हुए हैं सर? सर, सबसे पहले तो मैं देश के उन सारे इन्वेस्टर्स को धन्यवाद करूंगा और आपके लिए धन्यवाद करूंगा कि मेरे को आप इस चैनल पे लाए हो और उनको बात करने का मौका दे रहे हो। और मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक दिन के इन्वेस्टर्स नहीं थे। होपफुली कल तो उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करके शेयर लिए हैं, आज तो शायद वो बाय और सेलर नहीं हो रहे हैं। तो जो सेल कर रहे हैं वो इन्वेस्टर्स कहना उनको थोड़ा सा और लगेगा क्योंकि एक दिन का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, मेरा ये मानना है। और बाकी मार्केट जानता है। तो अपनी तो जर्नी स्टार्ट हुई है सर। पहली 2 बॉल में 2 विकेट गिरने से टीम हारती नहीं है सर। यही बोलूँगा। तो आज तो ये बताना चाहता हूँ कि आज का दिन तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए और हमारी टीम के लिए कि उन्होंने IPO पूरा कर दिया सर। बहुत बड़ी चीज़ है और मैं ये फील ही नहीं कर पा रहा था कल तक कि कितनी बड़ी चीज़ है और आज बम्बई में आके समझ में आता है कि किस तरह से एक IPO बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक बात है। सभी को धन्यवाद एंड सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे फेथ लाए सर। ठीक बात है, बिल्कुल। तो इन्वेस्टर्स ने आपकी कंपनी पर और आपके मैनेजमेंट पर भरोसा जताया है। अब बारी है आपकी तरफ से कि उनके भरोसों को बरकरार रखें। जो आमतौर पर लोगों को एक ही चीज़ से समस्या है, बाकी सब जानते हैं पेटीएम का बड़ा नाम है, मार्केट लीडर है, मतलब ब्रांड भी ऐसी है पेटीएम की कि मतलब पेमेंट करना है तो कोई लोग ये नहीं कहते कि मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूँ। लोग कहते हैं अरे पेटीएम कर दो, फिर वो मीडियम कुछ भी हो। उस लेवल की ब्रांड आपने बनाई है, वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन लोग जानना यही चाहते हैं सर, मुनाफे में कब आएगी कंपनी, प्रॉफिट कब दिखाएंगे आप? और वो अगर पता चल जाए तो फिर शायद इन्वेस्टर्स का भी हौसला बढ़ जाए, उनके चेहरे पे मुस्कान और आ जाए। सर, मैं तो ये बात बोलना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म में अगर आप ये देखिए कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है कि पेमेंट की सर्विस लाइए जिसमें कि बड़े दुकानदार लोग आपको पैसा देते हैं तो उसमें भी पैसा बनता है और पेमेंट की सर्विस से एक बाई प्रोडक्ट बनता है कि आप क्रेडिट, वेल्थ, इंश्योरेंस, ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज दे सकते हैं। तो अच्छी बात क्या है कि हमारे बिजनेस मॉडल में 2020 में रेगुलेटर ने एक डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन घोषित करी। उसके बाद से हमारा लेंडिंग का बिजनेस एक तरीके से टेक ऑफ करा। जो पिछले साल हम एक क्वार्टर में कर रहे थे वो नंबर हम करीब 30 से 45 दिन में कर रहे हैं। तो मतलब रेट ऑफ ग्रोथ आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली हमारे स्टॉक को जब हमारे क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो आपको और ज़्यादा ट्रेंड कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ये बात बता सकता हूँ और अब सारे शेयर होल्डर्स को भी और सारे इन्वेस्टर्स को भी, और मैंने ये बात अपने रोड शो में भी कही थी कि देखिए हमारे अंदर हम बहुत सारे बिजनेसेस की एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर एक बिजनेस होगा जिसमें बहुत सारा प्रॉफिट बन रहा होगा और फ्री कैश भी जनरेट कर रहा होगा, दूसरा बिजनेस होगा जिसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा और तीसरा बिजनेस होगा जो कि लॉस मेकिंग भी होगा। तो आप कंबाइंड लेवल पे बात करते हैं और हमारे यहाँ मल्टीपल सर्विसेज और मल्टीपल बिजनेसेस का कंबाइंड बिजनेस मॉडल है। तो ये बात मैं जरूर आपको समझा देना चाहता हूँ और आपके द्वारा दर्शकों को समझाना चाहता हूँ कि पेटीएम के बिजनेस में बहुत सारे प्रॉफिटेबल लाइन आइटम है। ये तो हम अपने लिए अपने फ्यूचर में
जो बिजनेसेस आने वाले हैं, जैसे आपने खुद ही कहा इंश्योरेंस, मैंने बताया क्रेडिट और इंश्योरेंस और वेल्थ, इनमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको लगता है कि कंबाइंड लेवल पे कंपनी में लॉस है, बट अदरवाइज अगर आप देखें तो डिफरेंट डिफरेंट लाइन आइटम बेसिस पे हम बहुत ही खुश हैं इस बात से कि किस तरह की प्रदर्शन हमारे बिजनेस कर रहे हैं और किस किस तरह से हमारे कस्टमर्स उनको प्यार और यूज़ कर रहे हैं। अच्छा सर, तो जो मैं समझाऊँ, 3 तरह के आपके मेन बिजनेस है। पेमेंट सर्विसेज का जो बिजनेस है, जिसमें जो कस्टमर्स आपके पेमेंट गेटवे का और आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे थोड़ी बहुत फीस आप लेते हैं, मर्चेंट से आप फीस लेते हैं, राइट? तो एक तो ये आपका बिजनेस हो गया, ये प्रॉफिटेबल है। दूसरा बिजनेस है आपका कॉमर्स और क्लाउड का, वो भी प्रॉफिटेबल है। तीसरा बिजनेस है फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसमें आप म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकिंग वगैरह आपने शुरू किए, ये शायद अब प्रॉफिटेबल होगा, राइट? या ये भी प्रॉफिटेबल हो चुका है? करेक्ट, बिल्कुल नहीं, इसके अंदर डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज में जैसा आपने बताया, स्टॉक ब्रोकरेज, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट और इंश्योरेंस है, ये अभी पूरा कंबाइंडली प्रॉफिटेबल नहीं है। इसी में हमारा और भी इन्वेस्टमेंट और निवेश जा रहा है। अच्छा, तो ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस वजह से आप नेट प्रॉफिट लेवल पर प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप नए बिजनेसेस में पैसा डाल रहे हैं, इस वजह से प्रॉफिट दिखने में, जो पुराने बिजनेस है वो प्रॉफिट कर रहे हैं, नए बिजनेस को प्रॉफिट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? जी अनिल जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है और बहुत ही सही शब्दों में बताया है, और मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, प्लेटफॉर्म बिजनेस के बड़े फायदे होते हैं। ये मैंने एग्जांपल थोड़ी देर पहले लिया कि आप ये मानिए कि आप थाली खा रहे हो, जिसमें कि एक बिजनेस है जिसमें कि आपको डेजर्ट मिल रहा है, मतलब मिठाई मिल रही है, प्रॉफिट मिल रहा है। एक बिजनेस है जिसमें आपको तीखा लग रहा है क्योंकि आपको इसमें अभी इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो ये ना एक तरीके से हम एक बुके हैं। हम लोग एक पॉइंट सर्विस नहीं है कि जी हम तो सिर्फ रसगुल्ले बनाते हैं, आप उनको खाते रहिए, कि जिसमें खूब सारा मीठा 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 मिले जा रहा है। नहीं, हमारा मानना ऐसा है कि होलसम मील है। और ये बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ अनिल जी, आपके द्वारा दर्शकों को, कि देखिए, भारत की जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूजन की है। वो सिर्फ एक चीज की नहीं है कि आप सिर्फ क्रेडिट कर दो, प्रॉफिटेबल हो जाओ और चल गया है। लेकिन हमारा जो प्लान है वो 500 मिलियन यानी 50 करोड़ भारतीयों को फाइनेंशियल सर्विसेज देनी है। इतने सारे भारतीयों को एक फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़े चाहिए होगी। हमने शुरुआत पेमेंट से करी थी, और जैसा आप जानते हो कि देश में अब सब जगह पे क्यूआर कोड है और मोबाइल से पेमेंट होता है। जो पेटीएम ने शुरुआत करी और जो पेटीएम उसको चलाता है। इसके बाद दूसरा बिजनेस है हमारा बैंकिंग का। 64 मिलियन कस्टमर है हमारे पास, 6.4 करोड़ कस्टमर है हमारी पेटीएम पेमेंट बैंक में। इसके बाद आता है हमारा म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड से प्लेटफॉर्म का बिजनेस। फिर उसके अंदर आता है क्रेडिट डिसबर्समेंट का बिजनेस। देखिए अनिल जी, क्या हो रहा है कि देश में सारी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी आ जाती है अगर आप एक टेक्नोलॉजी के द्वारा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करके, ऐप के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करो, और जो सर्विसेज हैं जो उनको कस्टम करके बनाइए। तो मैं तो बस यही बोलूंगा कि अगर आपको टेलीकॉम के दिन याद हो या फिर कोई और इंडस्ट्री के दिन याद हो जिसमें शुरुआत के दिन होते हैं, मतलब शुरुआती दिन होते हैं, तो ये बहुत ही शुरुआती दिन है जिसमें कि अभी तो बहुत ज्यादा बड़ा अपसाइड और फ्यूचर बाकी है हम सबके लिए एज अ कंट्री। हमारे देश में कितने कम बैंक अकाउंट हैं जो एक्टिव हैं, कितने कम हमारे यहाँ लोन मिलते हैं लोगों को, कितने कम हमारे यहाँ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है। यही अपॉर्चुनिटी है जो पेटीएम की अपॉर्चुनिटी है। निजी जी, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही जब इस सवाल का जवाब आप शुरुआत कर रहे थे कि थाली है हमारी, तो जिसमें सभी तरह के व्यंजन हैं और मीठा से लेके तीखा से लेके हर चीज़ खाने को मिलते हैं। देखने में भी थाली बड़ी सुंदर दिखती है और खाने में भी स्वाद अलग अलग तरह का मिलता है। लेकिन आपकी थाली पर किसी की नज़र लगी है। आज सुबह सुबह ये आपकी लिस्टिंग के दिन ही एक जानी मानी ब्रोकरेज हाउस है मैक्वायरी, उन्होंने रिपोर्ट दी है और उन्होंने 1200 रुपये का टारगेट भी दिया आपके स्टॉक का। उनका ये कहना था कि ये थाली ही उन्हें परेशान करी है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल को लेकर फोकस नहीं है, डायरेक्शन साफ नहीं है, मल्टीपल बिजनेसेस में। उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही है। तो मैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम पिज़्ज़ेरिया हैं, पिज्जा बनाने वाली दुकान है, और आप कह रहे हो थाली, तो फोकस नहीं है भैया इसका, पता नहीं क्या कर रहा है, तो रसगुल्ले भी बना रहा है, सब्जी बना रहा है, दाल बना रहा है, रोटी बना रहा है, ये देखो पिज्जा बनता है, ऐसे करके पिज्जा बेचो। तो भाई दो अलग अलग तरह के बिजनेस हैं। मैक्वायरी और उनके जो एनालिस्ट हैं उनसे हमारी बात ही नहीं हुई। उनको शायद हम बता नहीं पाए कि हम पिज्जा नहीं है, हम थाली हैं, मतलब यानी कि हम एक सारा असॉर्टमेंट होलसम फूड है, ना कि सिर्फ एक चीज है। तो मैं ये कहूंगा कि जिन्होंने हमारी बात सुनी समझी है उनके लिए हमारा बिजनेस मॉडल समझ में आ पाता है, हम क्लैरिफाई कर पाते हैं। और जिन्होंने नहीं समझी, उनको नहीं समझ में आ पाता, तो फिर वो एक अपना एक तरह का ओपिनियन बिल्ड करते हैं। मेरा मानना है जब हम उनसे बात करेंगे तो हमारी और भी क्लैरिफिकेशन और समझ में आएगा कि क्या बिजनेस मॉडल है। ऐसा नहीं है कि पिज्जा बनाना गलत बात है, और ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि थाली चलाना गलत बात है ना। ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज़ और है, तो अलग अलग अंडरस्टैंडिंग नहीं, परफेक्ट है विजय सर। एक और चीज़ है कि जो 3 साल के मैं आपके फाइनेंशियल देख रहा हूँ, एक चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है कि आपके मार्केटिंग और प्रमोशन एक्सपेंसेस लगातार कम हो रहे हैं और उससे आपके नुकसान भी कम हो रहे हैं, राइट?
ये ट्रेंड कैसे रहेगा? क्या आप मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पर जो इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं, हाँ कल ही आपकी सीरीज फिर से शुरू हुई है, न्यूजीलैंड और इंडिया वाली T20 सीरीज में देख भी रहा था, पेटीएम सीरीज। सो अब ये बताइए कि क्या वाकई में प्रॉफिटेबिलिटी Correct. इन खर्चों को कम करके ही आएगी या कोई और इरादा है? प्लस अगर आपको मार्केट शेयर मेंटेन रखना है तो फिर जो मॉडल है आपका खर्चा करने का, ऐड करने का, प्रमोशन करने का, वो मेंटेन कर रखना पड़ेगा। तो ये ट्रेंड क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ये जरा समझाएं सर। अब बहुत अच्छा सवाल कराया आपने, और मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं करीब 3 साल पहले हम लोगों ने एक पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर हैं, टी रो प्राइस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, वो यूएस के, उनसे फंड रेजिंग करी। तो उन्होंने हमारी टीम से, और जब हमारे से डिस्कशन करे तो एक ही सवाल पूछा कि देखिए आप इतना खर्च करते हो, मैं समझता हूँ आप मेरे को बोल रहे हो कि प्लेटफॉर्म में इनहेरेंट वैल्यू है, क्या आप ये बिलीव करते हो कि अगर ये मार्केटिंग कैशबैक खर्चा कम करोगे तो क्या आप ग्रो कर पाओगे? तो हमने उनको बोला कि हमारा ये मानना है कि हम जरूर ग्रो कर पाएंगे और हम उसको कम भी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें ये लगता है आपको करना चाहिए, बट आप जो बिजनेस सही करें आप करें, और हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करा था। अब मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हमने, जैसा आपने देखा, 60+% 2 साल बैक टू बैक अपना मार्केटिंग, कैशबैक, प्रमोशन एक्सपेंडिचर कम कराए, लेकिन हमारे पास और भी ज्यादा कस्टमर हैं। वी हैव हाईएस्ट एवर कस्टमर, हाईएस्ट एवर मर्चेंट एंड हाईएस्ट एवर बिजनेस, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू। तो बढ़िया बात अनिल जी क्या है कि मार्केटिंग और कैशबैक कम नहीं करूंगा, जीरो नहीं करूंगा, लेकिन वो इतने करेंगे जितना हमारे बिजनेस को सही तरीके से यूज कर पाए और जिसकी वजह से एक्सपेंड करे। नंबर 1, जो हमारे इन्वेस्टमेंट में हैं वो हमारे लोगों को, मैन पावर को इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे कि हमारा जो लॉस अमाउंट है, जो एबिटा में लाइन आइटम वाइज अगर देखेंगे, कॉस्ट लाइन आइटम, तो हमारा जो कहते हैं ना मैन पावर कॉस्ट, वो हमारा ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमें ना बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी पड़ेगी और हमें इतने सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव के द्वारा उसको जगह जगह भेजना पड़ेगा दुकानदारों के पास। तो ये जो मैन पावर कॉस्ट है वो हमारे फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है, प्लेटफॉर्म का स्केल है, और वो उस एबिलिटी की बात है कि कहते हैं ना कि हमारी जो किचन्स हैं उसमें हमने इतने सारे पकवान बनाने वाले लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं कि वो बनाएं और भी ज्यादा चर्न करें, क्योंकि हम डिमांड देख रहे हैं उसकी। तो वो इस तरह से आप देखिए, क्योंकि मार्केटिंग कैशबैक का खर्चा कम हुआ है, कम होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जीरो हो जाएगा। परंतु जो हमारा टोटल अगर आप खर्चा देखेंगे तो उसमें जो मैन पावर कॉस्ट है वो ड्रामेटिकली हायर और इंक्रीज करी है, क्योंकि हमारा ये मानना है, और जो हम देख रहे हैं कि इस देश में पेमेंट की डिमांड, इस देश में बैंकिंग की डिमांड, इस देश में क्रेडिट की डिमांड जो ऐप से चल सकती है, ड्रामेटिकली तेजी से बढ़ी है सर। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि जो मतलब अभी भी जितना पेनिट्रेशन होना बाकी है, जितना स्कोप है बिजनेस बढ़ने का। अच्छा, उसी के लिए आपने अपने जो आईपीओ का जो पैसा है, जो प्रोमोटर्स के अलावा या इन्वेस्टर्स के अलावा जो कंपनी में जा रहा है, उसमें से आपने बड़ा पैसा एक्विजिशंस के लिए रखा है, राइट? आप इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी करना चाहते हैं। एक अंदाजा दे सर कि किस तरह की स्पेस में, हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर, किस तरह के बिजनेसेस आप देख रहे हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिहाज से? तो सर मैं आपको पहली बात बताता हूँ कि सबसे बड़ा खर्चा हमारा जो हमने जो प्रोसीड में दिखा हुआ है वो है इन्वेस्टमेंट इन एक्सपेंशन ऑफ कंज्यूमर एंड मर्चेंट बेस। ये हमारा सबसे बड़ा खर्चा है। और जो आप एक्विजिशन बोल रहे हो वो हमारा न्यू इनिशिएटिव, बड़ा वर्ड है, न्यू इनिशिएटिव है। न्यू इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं है कि हमें कंपनी एक्वायर करनी पड़ेगी तभी हम उसको M&A और न्यू इनिशिएटिव बोलते हैं। हम वो न्यू इनिशिएटिव उन चीज़ों में भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमने अपनी एक कंपनी इंक्यूबेट करी, एक्सपेंड करी। जैसे आपको पता होगा हम लोगों ने NUE, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी की तरह से एक एप्लीकेशन फाइल करी हुई है। अगर उसमें हमारे को मिलता है तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। प्लस हमारे को, जैसे कि अभी हमारे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिसमें कि हमने शुरुआत भी नहीं करी, तो उनमें इनिशिएट करना पड़ेगा। तो पहली बात ये बताना चाहता हूं अनिल जी आपको कि हमारे पास कोई M&A टारगेट नहीं है और ना ही हमारा कोई प्लान प्राइमरीली M&A और इन्वेस्टमेंट के द्वारा है। हम ना बिल्डर टाइप के लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, अपने हाथ से ईंट चुनते हैं, वो वाले टाइप के लोग हैं हम लोग। वो हैं जो मेहनत करते हैं, अपनी बिल्डिंग खुद बनाते हैं। इन अदर वर्ड्स, वी बिल्ड आवर टेक्नोलॉजी एंड वी एक्सपेंड एंड ब्रिंग इट टू द कस्टमर्स बाय आवरसेल्व्स। वी आर नॉट बायर्स एंड कंसोलिडेटर्स। आप देखिए हमारी हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो छोटी छोटी 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, सबसे बड़ी कंपनी अगर हमने कभी एक्वायर करी होगी तो $10-20 मिलियन की एक्वायर करी होगी। यानी कि हम लोग कभी भी, हम एक्वायर की जगह पे बिल्ड में बिलीव करते हैं। तो ना तो अभी हमारे पास कोई टारगेट है और ना ही हमारा कोई प्राइमरी प्लान है उस तरह का। हमारा प्राइमरी प्लान है कि देश में कंज्यूमर, मर्चेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज में खूब सारा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जिसकी तरफ हमारा निवेश लगा रहेगा। सर इसमें मेरे 2 सवाल है सर। जो कंज्यूमर और मर्चेंट्स की आपने बात की, कंज्यूमर और मर्चेंट से जो आप पैसा बनाते हैं, जो आपका कोर बिजनेस है, राइट,
उसमें सर वो हर एक आपका जो मर्चेंट से जो रेवेन्यू आता है उसका परसेंटेज धीमे धीमे कम हो रहा है। शायद उसकी वजह एक ये हो सकती है कि पहले एक पेटीएम ही था, अब 50 आ गए, हर कोई पेमेंट बैंक बन रहा है, हर कोई पेमेंट करता है, सब कहता है मैं भी करूंगा। तो अब जो आप उनसे पैसा ले सकते थे शायद वो कम ले रहे हैं, या जो आप कस्टमर से ले सकते थे वो नहीं ले पा रहे। तो पहले तो ये बताएं सर, ये जो कम हो रहा है इसे कैसे मेंटेन करेंगे, और दूसरा ये जो कंपटीशन बढ़ रहा है इसका मुकाबला कैसे करेंगे? तो सर दो तरह के कस्टमर हैं हमारे जो मर्चेंटों के हैं। एक हैं जो कि नए नए मर्चेंट हैं, जो कि जैसे आप अगर मान लीजिए सब्जी वाला हुआ या चाय वाला हुआ या फिर रोड साइड वेंडर या फिर स्मॉल शॉप, जिसने कभी मोबाइल से पेमेंट लिया ही नहीं, कभी डिजिटल पेमेंट लिया ही नहीं, इन लोगों को जो हम सर्विस देते हैं वो 0% MDR पे होती है, 0% फीस पे होती है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत का जो डिजिटाइजेशन है ना फाइनेंशियल सर्विसेज का, वो 0% की वजह से ही हुआ है। पेटीएम ने 0% की शुरुआत करी और पेटीएम बिलीव करता है कि इंक्लूजन के लिए 0% की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। फिर आते हैं जो बड़ी दुकान है, जैसे बड़े रिटेलर हुए, ऑर्गेनाइज रिटेल हुई, और या फिर एक दुकान हुई जिसके फ्रेंचाइजी वगैरह हैं, तो उनको कॉम्प्लेक्स और सुपीरियर यानी कि एडिशनल पेमेंट सर्विस चाहिए होती है जिसका वो हमें भुगतान करते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपने कहा कि टेक रेट कम हुआ, मान लेते हैं कि पहले रेशियो इस तरह से कुछ डिवाइडेड था कि नीचे वाले लोग थे जो फ्री कर ले रहे थे, जिनको कि हम फ्री दे रहे हैं, और ऊपर वाले थे जिनको पेड कर रहे हैं। अब हम अगर ग्रो कर रहे हैं तो नीचे वाले लोगों को हम ग्रो करेंगे, जिससे कि वॉल्यूम बढ़ेगा और नए लोगों को प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिलेगा, फिर उसमें से कन्वर्ट होकर वो पेड कस्टमर में जाते हैं। तो ये फ्रीमियम मॉडल हुआ करता है, जैसे कि आप फ्री से स्टार्ट करिए और प्रीमियम में कन्वर्ट करिए, वो वाली बात है। दूसरी बात, अच्छा सर, जो ये जो कस्टमर है, जो दुकानदार है, जो डिजिटल पेमेंट लेता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जी सर, सॉरी मैं आपकी बात बीच में काट दिया। मैं बस वही जो जहाँ पर आप बात कर रहे थे यही पूछना चाहता था, उसकी जिंदगी डिजिटल पेमेंट को लेने के कारण बदल जाएगी। जी 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 जी, ये आजकल जो गूगल, अमेजोन, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं, आपका भी नाम बड़ा है सर, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं, पायोनियर हैं आप इस इंडस्ट्री में, और आपके नाम से लोग पेमेंट बैंक्स को सबको जानते हैं। लेकिन अपने आप में जो बड़े जायंट्स हैं वो भी अब इसमें उतर रहे हैं, तो मामला गर्म होने वाला है कंपटीशन को लेकर। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि देश के पेमेंट इंडस्ट्री की खास बात क्या है कि जितना कंपटीशन आता है ना, उतना मार्केट बड़ा हो जाता है, और जब तक कोई लॉन्ग टर्म कमिटेड नहीं है वो मार्केट में से फिर धीरे धीरे करके हट भी जाता है। तो आप अगर देखो तो पेमेंट जो इतने सारे थर्ड पार्टी प्लेयर और ऐप आ रहे हैं वो NPCI के सिस्टम को यूज़ करके आते हैं, जिसमें 0% फी मिलती है और 0% बिजनेस मॉडल है। तो क्या होता है कि वो सब प्यार मोहब्बत में तो तेज़ी से आते हैं और फिर उसको स्केल करते हैं, और उसके बाद उनको रेवेन्यू मॉडल जब दिन फर्क पड़ेगा वो उस हिसाब से अपने मॉडल को चेक करेंगे। अभी हमें तो ये लगता है कि जब वो आते हैं, जब कंपटीशन आता है तो मार्केट को बड़ा कर रहा है। आपने देखा होगा कि टेलीकॉम का मार्केट तब बड़ा हुआ जब ज़्यादा प्लेयर आए, क्योंकि रेट कम होता है, रीच बढ़ती है और बढ़ती है। फाइनली फिर जाके कस्टमर पेटीएम पे मैच्योर हो जाता है, दुकानदार पेटीएम पे मैच्योर हो जाता है। और वहाँ पे मैं आपको जो बता रहा था कि जो दुकानदार अपना डिजिटल पेमेंट लेता है, मोबाइल से पेमेंट लेता है, उसके बारे में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है इस देश के लिए, उस दुकानदार के पास अपने ऑडिटेड फाइनेंस शीट होती नहीं है, बैलेंस शीट, GST वो फाइल नहीं कर पाते क्योंकि वो उस लिमिट के नीचे होते हैं। तो उनको कोई भी फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसे देने से कतराता है। तो उनको जो इनफॉर्मल है, महंगा वाला है, 24%, 36% ऐसा वाला लोन लेना पड़ता है। अभी क्या है कि अगर वो मोबाइल से पेमेंट प्राप्त कर रहे हैं तो उनकी एक डिजिटल ट्रेल बनती है कि किस प्रकार के ग्राहक उस दुकान पे आ रहे हैं, किस प्रकार का पेमेंट कर रहे हैं, और उस सिस्टम के बेसिस पे जो पेमेंट प्राप्त हुई है, दसियों लोग उनको लोन देने सकते हैं। तो इसकी वजह से भारत की ग्रोथ होती। जब भारत के वो दुकानदार और वो जो बिजनेसमैन और छोटे लोग जिनको कभी किसी बड़ी और फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन नहीं दिया, जब वो दे पाते हैं, उनके द्वारा लोन प्राप्त कर पाते हैं, इससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक NBFC का बिजनेस बड़ा होता है और उस व्यक्ति का बिजनेस बड़ा होता है। हमें उसके बीच में डिस्बर्समेंट के पैसे मिलते हैं, टेक्नोलॉजी के पैसे मिलते हैं, कलेक्शन के पैसे मिलते हैं, जो हमारा बिजनेस मॉडल है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पेमेंट में टेक रेट कम होने का मतलब रेवेन्यू कम हो रहा नहीं है, उसका मतलब है कि ऐसे लोग सिस्टम में आ रहे हैं जिनको पहले कोई भी फाइनेंशियल सर्विस नहीं मिली थी। हाँ, ये बात सही है, एकदम 100% सही कह रहे हैं आपकी। जो एकदम सोसाइटी में लोएस्ट लेवल पर हैं और जो जनरली फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकिंग ये सब नहीं करते थे, वहाँ आप पेनिट्रेशन करें, वो बड़ा मार्केट है। भले ही टिकट साइज छोटी हो लेकिन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा होगा। अच्छा सर, आप कहेंगे मैं फिर से घुमा फिरा के वही सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ सर, वो ये है, और इसलिए पूछना ज़रूरी है कि आपके DRHP में ये लिखा हुआ भी था कि कंपनी अभी प्रॉफिट नहीं कर रही है, पता नहीं करेगी या नहीं करेगी,
कब करेगी पता नहीं। वो स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है, मैं जानता हूँ कि आपको देना ही पड़ेगा, वो रिक्वायरमेंट है सेबी की। लेकिन आपके इन्वेस्टर्स के कंफर्ट और कॉन्फिडेंस के लिए दो चीज़ें बताएं कि वाकई में ये स्टेचुरी रिक्वायरमेंट है इसलिए लिखा है, लेकिन आप प्रॉफिट बनाएंगे, एक चीज़ ये। और दूसरा, जो लोग इस वक्त शेयर खरीद रहे हैं 20% 25% नीचे होने के बावजूद, यानी कि वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं या फिर उन्हें लग रहा है कि हाँ लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा होगा कंपनी में, या जो लोगों ने खरीदे हैं आईपीओ में होल्ड करके बैठे हैं, उन्हें 3 से 5 साल का विजन दीजिए कि पेटीएम अगले 3 से 5 सालों में क्या करेगा। तो पहला सवाल ये कि वो डीआरएचपी में जो पॉइंट है सबसे पहला वाला, प्रॉफिट बनेगा ना सर? और दूसरा ये कि 3 से 5 साल में आप क्या करेंगे? अनिल जी, आप बहुत ही सही हैं, और मैं कहूँगा कि जो कॉमन रिटेल इन्वेस्टर है उसके बिहाफ पे आप बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छी बात पकड़ के लाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद Thank you, आपको, sir. साधुवाद। तो Coming मैं ये from you, बोलना it चाहूँगा means a अभी lot, sir. बाकी सारे Thank you, जो sir. हमारे जी। यंग इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके बताना चाहूँ सर तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, ये जो डिस्क्लेमर है ये ऑब्लिगेशन है। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही और कुछ ऐसी लाइन नहीं लिख सकती जो कि श्योर नहीं है, तो हमें लिखना पड़ेगा। ये ऑब्लिगेशन है किसी भी कंपनी को जिसने प्रॉफिट नहीं बनाया, उनके सारे आरएचपी में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये ऑब्लिगेशन है कि आप पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को सारे रिस्क, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके हिसाब से वेटेज करके नहीं लिखते। इवन इफ इट इज मिनिस्क्यूलली पॉसिबल दैट इट कुड हैपन, आपको लिखना पड़ेगा। तो नंबर 1 तो ये डिस्क्लोजर एक रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन है, जैसा आपने बताया। तो आई एम ग्लैड कि आप बता पाए अपने दर्शकों को। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, देश की इतनी सारी कंपनियां लिस्ट होने के लिए आएंगी भाई बंधु, और उन कंपनियों के, क्योंकि जस्ट बिकॉज पास्ट में उन्होंने प्रॉफिट नहीं बनाया तो उन्हें ये डिस्क्लोजर ऑब्लिगेटरी देना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी बात है और एक बहुत अच्छी बात हमारे रेगुलेटर और हमारे स्टॉक मार्केट के लिए है कि आप सब चीज़ों को कंप्लीटली इनकम्प्लीटनेस, फेयरनेस डिस्क्लोज करें। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात आती है कि क्या प्रॉफिट बनाएंगे नहीं बनाएंगे। अगेन, मैं फॉरवर्ड लुकिंग लाइन नहीं बोल सकता, लेकिन मैं एक लाइन जरूर बोल सकता हूं भाई। अगर कस्टमर इंडिया में, जो पेटीएम के कस्टमर हैं, अगर इंडिया में पेमेंट करते हैं और उसके बाद अगर वो किसी भी प्रकार का लोन, इंश्योरेंस और वेल्थ खरीदते हैं, या फिर कोई ट्रेन टिकट, बस टिकट, सिनेमा टिकट खरीदते हैं, तो सारी कॉस्ट तो हमारी पेमेंट में लग गई ना। हमने कॉस्ट कस्टमर एक्विजिशन की, मर्चेंट एक्विजिशन की, सिस्टम टेक्नोलॉजी की यहाँ पे लगाई। और ये जो तीन रेवेन्यू लाइन आइटम है, पेमेंट, कॉमर्स क्लाउड और फाइनेंशियल सर्विसेज, इन तीनों में से तो रेवेन्यू इतना बनता है ना जो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन की तरफ आता है। आप देखो 60% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है हमारे रेवेन्यू में, और उससे भी ज्यादा परसेंटेज, मतलब 100+% की ग्रोथ है कंट्रीब्यूशन मार्जिन में। तो ये क्या बताता है? पिछले साल हमने करीब $50 मिलियन का कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनाया होगा, इस साल हमने पहले क्वार्टर में ही $30 मिलियन का बना दिया। मतलब तो देखिए, रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, फ्यूचर की गारंटी ना देते हुए, क्योंकि ये रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन है। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, मैं बस यही कह सकता हूं कि हमारे को जो दिख रहा है वो ये है कि देयर इज एन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी, इसलिए हम पब्लिक मार्केट में आए ना, नहीं तो हम इमेच्योरली पब्लिक मार्केट में क्यों आते? ये भी आप सोच सकते हो। ठीक बात है सर। देखिए, मेरा तो दायित्व है हमारे दर्शकों के प्रति भी और ओवरऑल मार्केट के लिए भी कि मैं आपसे वो सवाल पूछूं जो मुझे पूछने हैं, क्योंकि देखिए, आप सिर्फ एक कंपनी नहीं है, आप सिर्फ एक आईपीओ नहीं है, आप देश के सबसे बड़े आईपीओ हैं। लोगों की उम्मीदें हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आईपीओ लाने वाली कंपनी में अगर इन्वेस्टर पैसा न बनाए, भले पहले दिन ना बनाए, लेकिन साल भर ना बनाए, 2 साल ना बनाए, 5 साल ना बनाए, तो वो न कंपनी के लिए अच्छा है, न इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, न हेल्दी स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है। तो इसलिए मुझे ये पूछना ज़रूरी था, लेकिन आपने भी बखूबी पूरी ईमानदारी के साथ, एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ जवाब दिया। तो विजय सर, बहुत सही बात जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका वक्त देने के लिए, जी बिजनेस के दर्शकों से बातचीत करने के लिए। और एक और बड़ा धन्यवाद इसलिए भी आपको देना चाहता हूं कि बाकी सब जगह रिकॉर्डेड इशू है, लेकिन मैं रिकॉर्डेड सारे इंटरव्यूज चल रहे हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे थी कि आप मेरे शो पर लाइव आएँ। आपने मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया सर, धन्यवाद आपका। धन्यवाद अनिल जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार, और आपको भी नमस्कार कि आप मेरे को लाइव लेके आ पाए, जिससे दर्शकों को भी पता चले। और आप भी जानते हो कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि हम ट्रांसपेरेंटली, कंप्लीटली नहीं बोलते। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ बुलाने, मेरे को यहाँ बुलाने का, एंड लुक फॉरवर्ड टू सी यू वंस अगेन। बिल्कुल सर, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैपिटल मार्केट की आपकी जो इनिंग की शुरुआत हुई है, उम्मीद करें कि आप, आपकी कंपनी और आपके सारे इन्वेस्टर्स आगे चलते हुए जरूर आपकी कंपनी में, आपके इन्वेस्टमेंट्स पर पैसा बना पाएंगे। और दीप, एक और चीज़ जो विजय सर के को कहना भी चाहता हूँ कि मेरी आदत नहीं है कि मैं रिकॉर्डेड इंटरव्यू करूँ,
और मैं सर आप ही के साथ नहीं है, मैं किसी के साथ नहीं करना चाहता, न मैं किसी के साथ शेयर पहले सवाल शेयर करना पसंद करता हूं, ताकि जो सवाल निकले वो दिल से निकले और जो जवाब आए दिल से आए। बाकी तो दर्शक हमारे इतने सब समझदार है, जो कहते हैं ना कि ये पब्लिक है, सब जानती है, उन्हें सब पता चलता है कौन कितना सही कौन कितना गलत बोल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच सर। जी, थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू।